जय हिंद दोस्तों, क्या 2023 में अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी या परंपरा के अनुसार इस बार भी बीजेपी की सरकार वापस आएगी या फिर हनुमान बेनीवाल इन दोनों ही पार्टियों का सपना तोड़कर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो 2023 में हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री बनने के कोई चांसेज है? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। इससे यह साबित हो गया कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत मिले में वसुंधरा ने अपने बंगले पे 15 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करा के दिल्ली जाना तो क्या छिपना उसके। दिल्ली जाके कोई आ सकता है, हम भी जाके आते रहते हैं। दिल्ली जाके छिप के आ रहे हो आप और खंडन कर रहे हो। मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं दौरे पे और एक किसान की जेब में हाथ डाल के कहते हैं तुम्हारे पास तो 1 रुपया ही नहीं है, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए वसुंधरा जी का तो कुछ फिल्म खत्म हो गई राजस्थान के अंदर। बीजेपी 160 कह रही है, 12 दूल्हे 1 दुल्हन। आप ये बताओ, बिना दूल्हे की बारात कोई चढ़ी आज तक? दोस्तों, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 20 सालों से राजस्थान की एक खास परंपरा रही है कि यहाँ पर हर 5 साल के बाद में सरकार बदल जाती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वर्तमान गहलोत सरकार का ये दावा है कि इस बार की सरकार की योजनाओं और जनता के लिए किए गए कार्यों के कारण कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। अब वास्तव में ये दावा कितना सच है, ये तो हम चुनाव के बाद में ही देख पाएंगे। वहीं बात करें बीजेपी की, तो दोस्तों बीजेपी की तरफ से अभी तक यानी कि 2022 के अंत तक भी कोई खासी दिलचस्पी चुनाव को लेकर नहीं दिख रही है। बीजेपी इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के मानगढ़ वाले रैली के साथ में करने वाली है। दोस्तों, बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो चलिए इनका वर्तमान में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का जन्म 1972 में नागौर जिले की खिंवसर तहसील में हुआ। स्कूली शिक्षा के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 8 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरी की है। फिर LLB की डिग्री भी उन्होंने पूरी कर ली है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत में बेनीवाल ने छात्र राजनीति से की है। वह राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2008 में बेनीवाल भाजपा की टिकट के साथ खिंवसर के विधायक बने। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और उनके साथ मतभेद हो गई। इन्हीं मतभेदों के कारण बेनीवाल को उस समय इस्तीफा देना पड़ा था। फिर 2013 के चुनाव में बेनीवाल ने बड़ी बड़ी महाहुंकार रैलियों का आयोजन किया और इनकी रैलियां इतनी सफल हुई कि ये निर्दलीय होकर भी उस समय विधायक का चुनाव जीत गए। 2018 में उन्होंने खुद की स्वयं की पार्टी RLP यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की और 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन के साथ ही नागौर के सांसद पद का चुनाव जीत लिया और वर्तमान में वे नागौर के सांसद पद पर कार्यरत हैं। आइए जानते हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी का वर्तमान रूप। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की RLP पार्टी का वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में मात्र 3 सीटें हैं। 2 सीटें नागौर में मेड़ता और खिंवसर की और एक जोधपुर की सीट गोपालगढ़ की। साथ में RLP के पास अभी एक लोकसभा सीट नागौर की है और राज्यसभा की इनके पास कोई भी सीट नहीं। हनुमान बेनीवाल नेक्स्ट CM के रूप में। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मुक्त राजस्थान बनाएंगे और राजस्थान में RLP पार्टी की सरकार बनाकर किसानों मजदूरों के हितों में काम करेंगे। जाट नेता के रूप में प्रसिद्ध हनुमान बेनीवाल अपनी तीखी प्रतिक्रिया और आलोचनाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या 2023 में हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इसका जवाब इतना आसान तो नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 101 सीटों की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल देश की 2 बड़ी पार्टियों के विरोधी हैं, जिनकी सरकार पिछले 20 सालों से आती जाती रही है। तो क्या बेनीवाल 3 सीटों से 101 सीटों तक का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसका जवाब वर्तमान के हिसाब से तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि बेनीवाल की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। आइए देखते हैं बेनीवाल की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां कौन सी है। नंबर 1, जाट नेता के रूप में। दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जाट नेता होना बेनीवाल की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, लेकिन दोस्तों मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यह सिर्फ उनकी एक कमजोरी है। आपने अक्सर बेनीवाल को तेजा जी के जयकार लगाते हुए देखा होगा और जाटों के बारे में बात करते हुए जरूर देखा होगा। बेनीवाल जाट जाति का तो समर्थन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाकी जाति के लोग केवल उनको एक जाट के रूप में ही देखते हैं। राजस्थान में जाति प्रथा कितनी भयानक है, इसकी बात हमने पिछले वीडियो में जरूर करी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिएगा। राजस्थान में 17% जनसंख्या जाटों की है, तो केवल और केवल जाट नेता के रूप में बेनीवाल मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। उनका बाकी जाति के वोटर्स को भी रिझाना होगा और जाट नेता की छवि हटाकर एक नेता की छवि बनानी होगी, ताकि बाकी जाति के लोग भी उनका समर्थन कर पाए। नंबर 2, केवल आलोचना ही करना। दोस्तों, बेनीवाल की दूसरी दिक्कत यह है कि बेनीवाल बीजेपी कांग्रेस की खूब आलोचना करते हैं। ये एक हद तक तो सही भी है, लेकिन उनको आलोचनाओं से ज़्यादा जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के कामों को भी गिनवाना चाहिए। केवल दूसरों की कमियां बताने से आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आपको अपनी अच्छाइयों
को भी बताना होगा। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है, कौन क्या सही कर रहा है। आपने केजरीवाल को तो देखा ही होगा, केजरीवाल ने कैसे दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने जनता के मुद्दों पर बात की और साथ में दोनों पार्टियों की आलोचनाएं भी खूब की। नंबर 3, उग्रवादी स्वभाव। दोस्तों, बेनीवाल का उग्रवादी स्वभाव उनके रास्ते का एक बड़ा कांटा है। अपने इस स्वभाव के चलते वो कई बार आपत्तिजनक बयान दे देते हैं या कई बार अपने ही प्रशंसकों को थप्पड़ जड़ देते हैं। इस प्रकार की छवि से लोग उनको एक गैंगस्टर के रूप में देखते हैं। बेनीवाल को अपनी इस छवि में थोड़ा सुधार करना होगा और एक उग्रवादी स्वभाव से हटना होगा। अब बात करते हैं बेनीवाल के प्लस पॉइंट कौन से हैं। नंबर 1, युवा जनता का साथ। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि बेनीवाल प्रशंसकों में सबसे ज़्यादा युवा, यही युवा उनके साथ रहे तो आने वाले समय में बेनीवाल को बड़ा फायदा मिल सकता है। नंबर 2, महाओंकार रैलियाँ। दोस्तों, पिछली महाओंकार रैलियों से आरएलपी पार्टी ने 1 सीट से 3 सीट तक का सफर तय कर लिया था। अगर ये रैलियाँ संपूर्ण राजस्थान में की जाए तो शायद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। नंबर 3, बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। दोस्तों, कांग्रेस में कई बार मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चलती रहती है, जो हम खबरों में अक्सर देखते हैं। यही हाल बीजेपी में भी है। बेनीवाल को इस अंदरूनी लड़ाई का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि जो वोटर्स इन पार्टियों के लोगों को पसंद करते हैं वो भी इन लड़ाइयों से तंग आकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। बेनीवाल का सबसे बड़ा चैलेंज। दोस्तों, बेनीवाल को जहां एक और बीजेपी कांग्रेस से संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि 2023 में राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली मॉडल के कारण पंजाब में भी सरकार बना चुकी है और अब आम आदमी पार्टी राजस्थान, गुजरात जैसे बाकी राज्यों पर फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी बेनीवाल के लिए अलग चुनौती साबित होगी क्योंकि ये पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। तो बेनीवाल इसे किस प्रकार टैकल कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और अंत में दोस्तों, बेनीवाल को दूसरों के बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए ताकि लोग ये भी जान सके कि ये नेता कुछ काम भी करता है, न कि सिर्फ विरोध करता है। आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, आप 1 बार सांसद भी रह चुके हैं, तो लोगों को अपना काम दिखाइए, नाम नहीं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और आप बेनीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो।